नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द धीराज क्लासेस पे। और गाइज़, ये ग्रुप है, ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ KVS PRT के लिए। जो भी मेरे भाई KVS PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे से कोई भी मेरी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। बात करें आज के टॉपिक की, तो NCF 2005 डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। डिटेल में एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है कि NCF 2005 क्या होता है। और बात करें अगर हम इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक से लगभग आपके 5 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। ठीक है जी, तो फटाफट से इस टॉपिक की, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। फटाफट से उस वीडियो को देखो। और ये जो क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हैं, वैसे तो ये टॉपिक वाइज मैं फ्री कंटेंट क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इससे आपका एक तो टेस्ट हो जाएगा। वो था आपका पार्ट 1 और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमारा टेस्ट होने वाला है। हम अपनी नॉलेज को चेक करने वाले हैं कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज एंड ह्यूमनिज्म। हिंदी में बात करें तो हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समझ डैश की समझ से प्राप्त होती है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा और बन जाता है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 की फुल फॉर्म क्या है। तो कई बार वो 4 ऑप्शन देता है, नेशनल काउंसिल ऑफ फ्रेमवर्क एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आपको याद रखना है, इसका जो फुल फॉर्म है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, बात करते हैं अब हम इस क्वेश्चन की। तो जिसने भी इस वीडियो को देखा था, मेरी पुरानी वीडियो को, तो फटाफट बता देगा कि NCF 2005 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। क्योंकि NCF 2005 ये कहता है कि जी जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है और जो ज्ञान होता है वो उसे प्राप्त नहीं होता है, वो खुद विकसित करता है। ठीक है, वो खुद विकसित करता है और इसीलिए ये आधारित है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म पे। ठीक है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है, बच्चा जो है अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्शन, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप कर लेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन रेगुलर स्कूल, स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल और इंटीग्रेटेड स्कूल। हिंदी में अगर हम बात करें, एक बच्चे को NCF 2005 के अनुसार वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या हो तो उसे डैश में भर्ती किया जाना चाहिए। नियमित स्कूल, विशेष स्कूल, समावेशी स्कूल या एकीकृत स्कूल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से बता दो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। कोशिश करना 10 में से आपके मिनिमम 9 मार्क्स आएँ। 9 मार्क्स मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं 8 मार्क्स भी बोल सकता था, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में मैंने पॉइंट वाइज बताया हुआ और क्वेश्चन जो हैं सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप फटाफट से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर देना है वो दे दिया होगा। इसका आंसर है जी इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी स्कूल या समावेशी शिक्षा पर NCF 2005 जो है हमारा जोर देता है। वो ये कहता है कि जो भी हमारे बच्चे जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उन्हें अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें जो बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। इंक्लूसिव स्कूल की वकालत ये करता है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन है अब हमारा, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। NCF 2005 के चेयरमैन कौन थे भाई। 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर रामकृष्ण और प्रोफेसर नागपाल। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष कौन थे। तो फटाफट से आंसर दे सकते हैं आप। इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर यशपाल, जो इसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ही इस मीटिंग, ये जो NCF 2005 है उसकी रिकमेंडेशन आई थी
और यह प्रोफेसर यशपाल की बात करें तो 1993 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है जी, बिना बोझ के शिक्षा। इन्होंने इसमें कहा था कि जी बच्चों के जो बस्ते का वजन है उसे कम किया जाना चाहिए, और हमारी जो अभी भी शिक्षा है वो पुरानी पद्धति पे आधारित है, रोट लर्निंग पे ज़्यादा जोर है, और टीचर जो है वहाँ पे सिर्फ लेक्चर मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी, और इसके जो प्रोफेसर थे या अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। यहाँ पे एक नाम और आया, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ये कौन थे भाई? प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो थे NCERT 2005 के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे यशपाल जी, लेकिन कृष्ण कुमार जो थे वो उस समय NCERT के डायरेक्टर थे। मैंने उस वीडियो में आपको ये क्लियरली बताया था, और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, NCERT ने उसे तैयार कर दिया। NCERT तैयार करने के बाद जो अपने डायरेक्ट करती है वो बोलती है भाई SCERT और डाइट को, जितनी भी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है उनको बोलती है कि भाई आप इसे इम्प्लीमेंट करो। अब से जो ढांचा रहेगा हमारा, जो हमारी फ्रेमवर्क रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, आप इसे अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ये आ गए जी हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट because they provide a way to the teacher to scold the children, provide an insight into the child's thinking and help to identify solutions, provide space for removing some children from the class, an important tool for classifying student into passing and fail। हिंदी में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं, यानी गलती करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शिक्षक को बच्चों को डांटने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, बच्चे की सोच में अंतर्दृष्टि इंसाइट प्रदान करती हैं और समाधानों की पहचान करने में सहायता करती हैं, कुछ बच्चों को कक्षा से हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यहाँ पे है नहीं लिखा, लेकिन है लिख दिया है मैंने। तो बताइए जी, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इसका आंसर भी मैंने उसी वीडियो में दिया हुआ था। ठीक है, वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को देख लेना। 180 पेज का जो आपको NCF पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, और वीडियो की बात करूँ तो वीडियो लगातार आपको इस तरह की मिलती रहेंगी, क्योंकि जो KVS PRT है बहुत दूर नहीं है। ठीक है, KVS ने काम करना शुरू कर दिया है इसके ऊपर, और जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं डेली फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों को दोबारा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आंसर दे दिया होगा बच्चों ने। इसका करेक्ट आंसर है जी बी, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। इंसाइट की बात करता है, अंतर्दृष्टि की बात करता है ये, यानी कि जब बच्चा गलतियां करता है तो वो उसको पूरा एक समग्र रूप में देखता है, और जितने भी उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन को चेक करता है, जैसा कि हमारे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था। तो उससे बच्चे के अंदर एक समझ विकसित होती है, उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे वो समाधानों की पहचान करता है। ठीक है, और वो यहाँ पे वो ये देखता है कि वो तरीके ढूंढता है, तो उसमें एक समझ का विकास होता है। ठीक है जी, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 हैज बीन ट्रांसलेटेड इन। भाई कई बार पूछा जा चुका है कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। तो मैंने आपको बताया NCF 2005 ये तैयार किया था जी NCERT के द्वारा। और NCERT क्या है? अपेक्स बॉडी है एजुकेशन की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल, यानी जितनी पूरी हमारे देश में शिक्षा की क्या रणनीति रहेगी, क्या उसके अंदर क्या मेथड्स रहेंगे, ठीक है जी, क्या उसके अंदर टूल्स रहेंगे हमारे, किनको एजुकेशन देनी है, क्या एज ग्रुप रहेगा, ये सारी बात करता है ये NCERT।
और ये एनसीईआरटी किसको बोलता है? एससीईआरटी को। जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी एससीईआरटी उनको बोलता है ये। तो एनसीईआरटी ने जो क्या कहते हैं तैयार किया है एनसीएफ 2005, उसको सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, ताकि जो संविधान की हमारी 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल जो है उसमें है आपकी 22 भाषाएं। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और सभी के लिए जितने भी राज्य हैं वो इसको माने, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, इसीलिए उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है जी, चलें अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द एनसीएफ 2005 स्टार्ट्स विद द एसे हुज टाइटल इज लर्निंग विद डिसिप्लिन, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। हिंदी में इसको पढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 जिस निबंध से शुरू होता है उसका शीर्षक है अनुशासन के साथ सीखना, प्रगति और विकास, स्वास्थ्य और विकास, सभ्यता और प्रगति। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। एनसीएफ 2005 की जिससे शुरुआत होती है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, एक टैगोर का ये एक एसे है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, उससे इसकी शुरुआत होती है। ठीक है जी, इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मल्टीलिंगुअल इज एडवोकेटेड टू बी यूज्ड एज अ रिसोर्स बिकॉज it is a way of ensuring that every child feels safe, no one is left behind on account of linguistic background, it will encourage children to believe in themselves, all of these। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषावाद को संसाधन के रूप में प्रयोग करने की वकालत की गई है। क्यों की गई है जी? यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे, भाषाई पृष्ठभूमि का कारण कोई भी पीछे नहीं रहे, यह बच्चों को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और ये सभी। देखिए जो हमारा एनसीएफ 2005 है, पहले जो मल्टीलिंग्विज्म जो अप्रोच थी, यानी कि जो बहुभाषावाद था, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते थे, उसे एक बैरियर के रूप में या एक हर्डल के रूप में देखते थे हम, लेकिन अब उसे हम देखते हैं एक रिसोर्स के रूप में। ठीक है जी, एक रिसोर्स है ये, क्योंकि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं दूसरी भाषाओं को सीखते हैं, उसका सम्मान करना सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ये सभी। क्यों? क्योंकि इससे जो है बच्चा भाषाई पृष्ठभूमि के कारण कोई भी पीछे भी नहीं रहेगा। हर बच्चा जब अपनी भाषा में सीखेगा तो वह सुरक्षित भी महसूस करेगा, यह बच्चों को खुद पर विश्वास करने में भी मदद करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। तो इसका आंसर है जी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनसीएफ 2005 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल इज टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, टू डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ। ओनली ए इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। एनसीएफ 2005 में स्कूल में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत के लिए सराहना करने के लिए, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए। केवल ए सही है या केवल ए और बी दोनों सही हैं? देखिए आर्ट एजुकेशन पे एनसीएफ 2005 में ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो बच्चों की पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ विकसित होती है, दूसरा कल्चरल हेरिटेज को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं। लोग जब चीज़ों को ड्रॉ करते हैं तो उससे उनके अंदर एक कल्चर, अपने कल्चर के प्रति एक विश्वास पैदा होता है, उसको अप्रिशिएट करने का एक उनके अंदर एक एबिलिटी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है? कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासरूम लाइफ, लर्निंग शुड फैसिलिटेट द रोट मेथड या रोट लर्निंग, एनरिचिंग द करिकुलम टू
प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन रिमेनिंग टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। हालांकि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन में एकीकृत करना, बिल्कुल करना चाहिए। सीखने से रटन पद्धति को सुगम बनाना चाहिए, ये नहीं होगा जी। रटने की तो बात ये करता ही नहीं है एनसीएफ। डी भी पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तकें केंद्रित कर रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना। तो करेक्ट आंसर है जी इसका सी, ये नहीं होना चाहिए। एनसीएफ इसको बिल्कुल भी नहीं कहता जी रटने पे जोर दिया जाए या रटने को सुगम बनाया जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स टू मेजर शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, नन ऑफ दीज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से प्रमुख बदलावों की बात करती है। क्या क्या है? ज्ञान स्थायी होता है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। एनसीएफ में कुछ शिफ्ट हुए हैं कि कुछ चीज़ों को इधर से उधर शिफ्ट करने की बात की गई है। जैसे कि ज्ञान स्थायी होता है, वह दिया जाता है, माना जाता था, लेकिन अब उस शिफ्ट हुआ है कि ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, शिक्षक केंद्र से शिक्षार्थी केंद्रित होने पर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। इसमें काफ़ी ध्यान दिया है कि जो हम सभी चीज़ों को ज्ञान नहीं मानते हैं, ज्ञान का तो विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है, बच्चा खुद करता है, ही इज़ एक्टिव लर्नर। ठीक है जी, तो ये थे आपके अब तक के 10 क्वेश्चंस। एक टेस्ट हो गया आपका, 9 स्कोर हर किसी ने किया होगा, 10 में से 10 भी लोग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। और दोबारा अगर कहूँगा, जिसने भी एनसीएफ 2005 की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट वाइज, सारा बिल्कुल एनसीएफ 2005 आपको उसमें बताया है। तो अच्छे से भाई पढ़ना शुरू कर दो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मुझसे बता देना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।